ये पूछने वाला था कि अभी आपका ऐसा ब्रॉड विजन है कुछ? मेरा ब्रॉड विजन क्या है बताऊँ? हाँ बताओ। मेरा प्लान था कि मुंबई में जॉब लूँ मैं एंड मुंबई में म्यूज़िक स्कूल ज्वाइन करूँ और साथ में जॉब के साथ म्यूज़िक सीखूँ और फिर जब म्यूज़िक सीख जाऊँगा तो म्यूज़िक शोज से पैसे आएंगे थोड़े बहुत, शोज परफॉर्म करूँगा इधर उधर। तो मतलब आप बहुत सीरियस थे सिंगिंग? हाँ मैं एकदम सीरियस, फुल टाइम सीरियस ना, ऐसा कुछ नहीं छोटा मोटा नहीं, एकदम फुल टाइम सीरियस। कि मैं बहुत खुश रहता हूँ, क्यों? क्योंकि आई हैव वॉन्टेड पर्सनल लाइफ, राइट। एंड वो जाकिर खान बोलता है ना कि प्रोफेशनल गोल्स आर टेम्पररी, दे कैन बी अचीव्ड इवन आफ्टर ईयर और लेटर। तो कोई सपोर्ट भी नहीं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इससे बात भी नहीं कर सकता। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ जो है थी वो बहुत सपोर्टिव थी उस टाइम पे। वो भाई मैं आपका बैक सपोर्ट थी वो ही थी भाई, उसके कारण मैं कर पाया था। मैं बोलता हूँ मैं पर्सनल लाइफ में जीता हूँ, इसलिए जीता हूँ भाई, जीत गया मैं भाई, वो है मेरे पास। छोड़ कर डीटी की बैक स्टोरी क्या? डीटी क्यों पिक किया आपने? मैं जैसे मेरे पापा भी खुश है मेरे से फिलहाल, टच छोड़, बहुत खुश है। मैंने मतलब शादी कर लिया जिससे मैं प्यार करता था उससे, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने जिंदगी में जीत लिया सब कुछ। अब प्रोफेशनल तो कर ही लूँगा कुछ ना कुछ यार, बट मेरे पर्सनल गोल्स तो मेरे अचीव हो गए। और वो है तो प्रोफेशनल तो हो जाएगा यार वो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। आज सेशन था दिल्ली में, हमको सेशन के 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े क्योंकि फुल हो गया था। फुल एक टाइम था कि मैं बोल रहा हूँ आखिर तक आ जाओ बच्चों, आ जाओ, बट आज वो टाइम था तो इट फील्स नाइस, फील्स गुड। बच्चों ने बहुत पसंद किया। ये लॉन्च इसी पॉडकास्ट में 3 चैप्टर्स आखिरी के, एमटीसी, टेक्सटिटीज, बेब्स और ये सब करके। हाँ वो चैप्टर मैं खुद छोड़ के गया था, ठीक है, मैं बच्चों याद कराएं। बिल्कुल, मैं सर की तारीफ नहीं करूँ बट इन जेन्युइन चीज़ें याद हो रही है, उन्हीं रिवीजन लिख तारीफ कर सकते हो कभी। तो वो बुक बनाने का क्या प्रोसेस होता है सब? सर डू यू थिंक आप अब सक्सेसफुल हो चुके? लाइक आई वांट टू नो आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? बताता हूँ मैं, आई हैव अ स्टोरी। सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। आपकी रिवीजन लेक्चर से लेके आपसे लाइव पॉडकास्ट शूट के लिए इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर दिस। आज हम बिल्कुल अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन रखेंगे, ठीक है। हम ये बात नहीं करेंगे अटेम्प्ट मैटर करते हैं नहीं करते, सीए फ्रेटर्निटी में क्या चल रहा है। दिस पॉडकास्ट इज बेसिकली टू अबाउट टू नो योरसेल्फ, कि हम एज अ स्टूडेंट्स जो आपसे हज़ारों बच्चे आज पढ़ रहे हैं, आपको एज अ पर्सन जानेंगे आज, ठीक है? ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, डन। सर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ 10th और 12th से शुरू करते हैं। दैट सीए करना आपका सपना था या आपके पेरेंट्स का था? क्या सोच के आप इस फील्ड में आए फर्स्ट ऑफ ऑल? भाई मैं सीए जो करने आया हूँ, मतलब मैं एक्सीडेंटली आया हूँ। तो हुआ क्या था कि 10th में तो बचपन से मेरा ड्रीम था कि आईआईटी कॉलेज में जाना है, ठीक है। आई वांटेड टू बी एन आईआईटीएन, ठीक है, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, क्योंकि मेरे भैया थे वो आईआईटीएन थे। तो 10th में फिर वही किया, साइंस अच्छे से पढ़ा, 11th में साइंस लिया, IIT JEE कोचिंग की, 11th 12th साइंस। हाँ साइंस से IIT JEE कोचिंग की प्रॉपर ना, एकदम घर से बाहर रह के एकदम प्रॉपर मेहनत की। फिर ना 12th तक समझ गया था मुझे कि यार मुझे तो ये नहीं हो पाएगा मुझसे IIT JEE, क्योंकि ना वो हम लोग रिलेट नहीं कर पा रहे थे। 10th तक का साइंस बहुत डिफरेंट होता है और जो 11th 12th में आता है साइंस मैथ्स तो वो एकदम अलग होता है। तो और अपना एजुकेशन थोड़ा सा ऐसा है कि भाई तुम 10th के बेसिस पे, जो 10th तक एजुकेशन है उसके बेसिस पे कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते, जैसा लगता है मुझे, ऐसा लगता है। मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है। हाँ भाई, तो फिर मैंने साइंस ले लिया। 12th में समझ में आया कि भाई ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो आई स्टार्टेड टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। मतलब आफ्टर 12th समझ आया? नहीं 12th पे ही समझ में आ गया था कि नहीं होने वाला भाई। रैंक गिरते जा रहा था। फर्स्ट टेस्ट में मेरा 3rd रैंक था पूरी सिटी में, नागपुर में। फिर जब 11th खत्म हुआ तो मेरा 250 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे मेरी कोचिंग में, तो मेरा रैंक था कुछ 200 के आसपास आ रहा था। तो मैं समझ गया था भाई कि मेरे से नहीं होने वाला है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, ठीक है। तो फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढने लग गया मैं। तो अब मैं ना जिस हॉस्टल में था, जैन हॉस्टल में था मैं नागपुर में, तो मेरे हॉस्टल में 35 स्टूडेंट्स थे, उसमें 2 लोग सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे इंक्लूडिंग मी, एंड 33 स्टूडेंट्स सीए कर रहे थे। अच्छा। तो 12th में मुझे सब पता था सीए के बारे में, ठीक है। सीपीटी, इंटर होता है, आईपीसीसी होता है, पूरा ग्रुप होता है, सब कुछ पता था, इवन टीचर्स के नाम भी पता थे, ठीक है। तो फिर तो दिमाग में चला गया था यार सीए भी तो कर सकता हूँ मैं, और वहाँ लोग बोलते थे तू सीए कर ले भाई, तू ये सब क्यों कर रहा है, सीए कर ले, ठीक है। फिर 12th जब खत्म हो रहा था तब मैं थोड़ा सा बचपन से बहुत मस्ती खोर हूँ, ठीक है। तो क्रिकेट खेलना, मस्ती करना, तो हॉस्टल में बहुत मस्ती करता था मैं। तो एक दिन ना मैंने हॉस्टल में क्रिकेट खेलते खेलते विंडो तोड़ दी हॉस्टल की, ठीक है। तो पापा को कॉल चला गया। अब वहाँ से पापा को कॉल चला गया, पापा को बोल रहे हैं कि हम निकाल देंगे आपके बच्चे को।
पापा मुझे तोड़ने पे हाँ नहीं कि ऑलरेडी बहुत मस्ती करता था मैंने बहुत कांच तोड़े थे, वो सैचुरेट हो चुका था। हाँ और मैंने जहाँ भी कांच तोड़ता था वहां मैं साइन कर देता था अपनी या फिर फोटो लगा कर रखता था, फोटो है कि मैंने कांच तोड़ा हुई, ठीक है, ये मतलब थोड़ा बचपना था मेरा उस टाइम पे। तो फिर उनने क्या किए, मेरे पापा को फ़ोन कर दिए। अब पापा फ़ोन पे चिल्ला रहे हैं मुझे कि ये क्या है बेटा, तेरे को पढ़ने भेजा है हमने, कि ये सब करने भेजा है। एंड वो सेम डे ना CA फाइनल का रिजल्ट आया था उस टाइम पे, और मेरे एक भैया CA बने थे। तो पापा मुझे बोल रहे थे कि भाई तू देख अभी कि वो भैया CA बने, आज कितने खुश हो गए पापा मम्मी, ऐसा वैसा। तो ना मुझे वहाँ पे दिमाग में बात बैठ गई कि मैं CA बन गया तो पापा मम्मी खुश हो जाएंगे। और अल्टीमेट अपना गोल क्या होता लाइफ का, यार उनको ही खुश करना है यार, मेरा क्या, और मुझे और कुछ नहीं करना जिंदगी में, अभी भी वही करना है कि उनको खुश रखना है, वो खुश है तो सब कुछ सही है। तो मैंने बोला यार ये तो खुश हो जाएंगे मैं CA बन गया। तो उस दिन दिमाग में बात बैठ गई, ठीक है। अब मेरा 12 जैसे खत्म होते रहा तो मैंने दिमाग में डिसाइड किया CA करना है, ठीक है। तो बस फिर JEE मेंस वगैरह एग्जाम वगैरह हुई, सब में फेल हो गया। सारी आपने प्रिपरेशन छोड़ दी थी JEE में? प्रिपरेशन कर रहा था मैं, ऐसा नहीं है, फ्लक्चुएट होता है ना दिमाग, CA करूँ कि ये करूँ। तो फिर आखिरी ऐसा लग रहा था कि कर लेता हूँ इंजीनियरिंग, बट फिर एग्जाम वगैरह दिया, 10 बार एग्जाम दिया तो नहीं हुआ कुछ भी। काउंसलिंग प्रोसेस हुई, बहुत हेक्टिक हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं कॉलेज में नहीं हुआ। तो बेसिकली आई वांटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो नहीं हुआ वहाँ पे। तो फिर मैं क्या करना है, अब देखो IIT क्यों जाना था, क्योंकि वो बेस्ट होता है उस इंडस्ट्री में, मतलब when you go for engineering, if you are doing it from IIT, it is the best, right? तो बोला यार वो बेस्ट तो नहीं कर पा रहे अपन, बट अभी भी अपने पास ऑप्शन है कि कॉमर्स में अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं जो एकदम बेस्ट है, जो जिसमें रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है। एंड बचपन से थोड़ा एकेडमिकली मैं अच्छा था, ब्राइट स्टूडेंट था, तो मुझे वो एकेडमिकली इज्जत चाहिए थी भाई। सिंपल बात है, उस टाइम पे मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि यार मुझे एकेडमिकली इज्जत चाहिए, मुझे घर वाले खुश होना चाहिए उसमें जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई भी कॉलेज इंजीनियरिंग कर लो तो उतनी वैल्यू नहीं है। तो मैंने बोला कर लेते CA, ठीक है। तो बस फिर डिसाइड किया, CA करने आ गया। तो आपको स्विच करने में दिक्कत नहीं है? बिकॉज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे तो सर थे CPT में, वो बोलते थे कि जो कॉमर्स पढ़ के आए वो माइनस में है और जो मैथ्स पढ़ के आए वो 0 पे क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता तो अच्छा है, कॉमर्स वालों गलत आता है तो माइनस में हम लोग, ऐसे बोलते थे। तो वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और 11th 12th में मतलब हम लोग ने साइंस में बहुत पढ़ाई की, मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, बट कॉमर्स के स्टूडेंट्स 11th 12th में तो नहीं पढ़ते ऑफेंस वाली बातें सही नहीं पढ़ते। तो हम लोग को आदत होती है पढ़ने की, थोड़ी बहुत सीरियसनेस होती है, तो वो सीरियसनेस मुझे काम आई CPT में, IPCC फाइनल में, और पढ़ लिया, हो गया यार, पापा भी खुश हो गए फाइनली। ग्रेट। तो ऐसा प्लान था। शुरू में जब मैं आया था ना CA करने, तो बहुत सारे लोग ने बोले कि भाई तू क्या कर, तेरे से नहीं होगा, यही पूछते तू स्विच कैसे करेगा, साइंस से कॉमर्स में कैसे स्विच कर लेगा, सबसे बड़ा वो रहता है। और ऐसा लगता है ना लोगों को कैसे स्विच कर लेंगे, पर देखो मुझे हमेशा से था मैं सब कर लूंगा, हैशटैग सब कर लेंगे। यस, तो हो गया। दैट्स अमेजिंग। ठीक है सर, CA तो बन गए, बट CA बनने के बाद जॉब जो 90% जनता जाती है, आपने क्यों चूज नहीं किया? एंड अगर टीचिंग में भी आए तो चलो टीचिंग के आगे चलते, पहले बताओ व्हाई नॉट जॉब? टीचिंग का पहले से डिसाइडेड था या क्या सीन था? देखो मैं एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं CA बना एंड CA बन के जब CA कर रहा था तब मैं डिसाइड कर लिया था कि टीचिंग करना है, राइट। बट CA का एंड था, जो मतलब जब फाइनल में मैं पढ़ रहा था और फाइनल के बाद, तब ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई। मैं मतलब बहुत पॉडकास्ट सुनता हूँ बहुत पहले से, पॉडकास्ट वगैरह, और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ देखता रहता हूँ जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स वगैरह। तो उन सबसे बात करके समझ में आए, सब लोग ये बात बोलते थे मुझे मतलब वीडियो में कि मतलब अगर हम कर सकते तो तुम भी कर सकते। करेक्ट। हर कोई ये बोलता है। हाँ। आज मैं ये बोलूंगा कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। करेक्ट। क्यों बोलता है वो इंसान? क्योंकि वो उस पॉइंट पर है कि भाई उसको पता है भाई मेरे से क्या होगा, सोचता है, हर इंसान सोचता है, सेल्फ डाउट पे रहता है कि मेरे से क्या होगा। तो मैं ना पॉडकास्ट बहुत पहले सुनता था ये सब, तो मैंने उस टाइम पे ये सब चीज़ें देखी, और मुझे ना हमेशा से म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे सिंगर बनना था। हाँ, तो मुझे ना मैंने देखा यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कितना बड़ा भी कर सकता हूँ, ये मेरे दिमाग में हमेशा से फिर बैठ गया वो दिमाग में। तो फिर मैं बोला कि चलो फिर म्यूजिक करते हैं, इंटरेस्ट है, पैशन है अपना। और वो उस टाइम पे वो गली बॉय आई थी मूवी, तो वो देख के मैं इंस्पायर हो गया था, भाई पैशन फॉलो करना है। तो मैं बोला म्यूजिक करूँगा मैं, तो CA बन गया मैं। और CA बनने के बाद मैं सोचा कि म्यूजिक करेंगे। मेरा प्लान था कि मुंबई में जॉब लूँ मैं, एंड मुंबई में म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करूँ और साथ में जॉब के साथ म्यूजिक सीखूँ। और फिर जब म्यूजिक सीख जाऊंगा तब म्यूजिक शोज से पैसे आएंगे थोड़े बहुत, शोज परफॉर्म करूँगा इधर उधर। तो मतलब आप बहुत सीरियस थे सिंगिंग? हाँ, मैं एकदम सीरियस, फुल टाइम सीरियस ना, ऐसा कुछ नहीं छोटा मोटा नहीं, फुल टाइम सीरियस कि जॉब करूंगा और जिस दिन सिंगिंग से पैसा आना स्टार्ट हो गया उस दिन मैं छोड़ दूंगा।
थोड़ी बहुत जॉब छोड़ दूंगा, बेसिक स्टेबिलिटी, हाँ बेसिक स्टेबिलिटी आ गई तो छोड़ दूंगा Done. और थोड़ा स्ट्रगल कर लूंगा मुंबई में रहकर। तो मतलब स्ट्रगल करने वाला वो भी एकदम ऐसा हो जाएगा, स्टोरी बन जाएगी बात के लिए कि बहुत स्ट्रगल किया शुरू में, फिर बाद में बहुत बड़ा सिंगर बन गया, ये सब सोच के रखा था मैंने। तो फिर मैंने फिर सीए बना जैन 2020 में, ठीक है। मार्च 20 में हम लोग कैंपस में आए, फेब में 5 मार्च 20 को पापा ने फ़ोन किए, पापा ने बोले बेटा कोविड आ रहा है, 31 मार्च को कोविड चले जाएगा, गर्मी आएगी तो बस 15-20 दिन के लिए घर आ जा, जैसे ही कोविड जाएगा 31 मार्च तो वापस निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब तो मैं कैंपस में गया था जॉब ढूंढने, कैंपस में जॉब लगी थी, बताऊंगा उसके बारे में। तो पापा ने बोले तू घर आ जा अभी 31 मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद चले जाना, गर्मी आएगी कोविड चले जाएगा। मैं बोला ठीक है पापा इतना। और उस टाइम ना मेरी सिस्टर बैंगलोर में रहती है और वहाँ लॉकडाउन लग चुके थे कंपनीज में, तो थोड़ा 2020 की बात चल रही है, हाँ 2020 की बात चल रही है, कोविड एकदम फर्स्ट एकदम आ रहा है, कोविड आ रहा है, ठीक है। तो दीदी लोग सीरियस हो गए थे कोविड को लेके, अपने इस साइड मुंबई साइड नहीं आया था, मुंबई दिल्ली साइड नहीं आया था, बैंगलोर में आ चुका था। तो दीदी पापा डरा दी दीदी ने, पापा ने तू आ जा घर 25 दिन में चले जाना, मैं आ जाता हूँ। वो बस मैं घर आया बस, और वो बस आ ही गया फिर। तो मैं जब से मतलब घर आया फिर मैं घर में ही रहा फिर, क्योंकि फिर कोविड लग गया, 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, फिर घर पे रह गया। और फिर अब म्यूजिक करना है, तब घर से ही क्या कर रहा हूँ, म्यूजिक सीख रहा हूँ। अब वो जॉब वाला सपना तो गया कि जॉब करने जाएंगे मुंबई, वहाँ म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करेंगे। अब ऑनलाइन हो गया सब कुछ। आपने ज्वाइन कर लिया था क्या जॉब वगैरह? नहीं कुछ नहीं, अरे जॉब करने जाऊंगा तब तो ज्वाइन करूंगा, मैं तो इंटरव्यू देने आया था सिर्फ। ओके, मुझे कैंपस में जॉब लगी थी एक, बट उन्होंने भी जैसे ही कोविड आया, लॉकडाउन लग गया, उन्होंने वो फोन उठाना बंद कर दिए, बोले अभी कोई जॉब नहीं करके। अब हम लोग का प्लान रिवैम्प हो रहे हैं। मैं बोला यार ये क्या करूं मैं। तो मैं अब क्या करूं। तो बोला चलो घर से सिंगिंग सीखते हैं। तो मैं घर से यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देके गिटार बजाना चालू किया, गाने वाने अपलोड करना चालू किया, इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया खुद का प्रॉपर म्यूजिक के लिए, ठीक है, उस पर अपलोड करना चालू किया। और उस टाइम पे मैं ये बिलीव करता था भाई कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊंगा, करेक्ट, और मैं उस बिलीव से ही चल रहा था। हाँ, मतलब मैंने ये देखा नहीं कि मार्केट, मतलब उस फिर लोग बोलते थे मुझे, आपका मैनिफेस्टेशन यही था कि भाई हाँ भाई मैं बन जाऊंगा। मेरे को डाउट नहीं था उसमें, करेक्ट, डाउट नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि भाई देखो लोग बोलते थे भाई इतने बड़े बड़े सिंगर है, उनका नहीं हो पा रहा, तेरा कैसे हो जाएगा। हाँ, मैं बोला पता नहीं, हो जाएगा बस, क्योंकि मुझे करना है और मैं सीख लूंगा, अच्छा कर लूंगा। सेल्फ बिलीव था, बिलीव था, दैट्स ग्रेट। तो मैंने ना उस टाइम में इंस्टाग्राम पोस्ट किया था, दिखाऊंगा तुमको, शायद यहाँ पेस्ट कर देना, कि रात को 2 बजे में बैठा हुआ था कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर लूंगा जिंदगी में। और ये मैनिफेस्टेशन मेरा ये मतलब एरोगेंस या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन है, मेरा ड्रीम है, और दैट्स व्हाट आई फील। मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ, ऐसा लग रहा था मुझे कर लूंगा, तो मैं डाल दिया वो इंस्टाग्राम पे, वो डाल दिया आपने, पोस्ट कर दिया। हाँ म्यूजिक वाले पेज में डाला था, पोस्ट किया। तो फिर क्या वो डाल दिया, अब ये सब हो गया, चल रहा था। फिर कोविड जब एकदम पीक पे पहुंच गया ना भाई, कि 8-9 महीने हो कुछ हो ही नहीं रहा, कहीं जा ही नहीं रहे लोग, कोई हम घर से हिल नहीं पा रहे, तब भी यही फीलिंग थी कि 3-4 महीने बाद चले जाएंगे। पर 8 महीने हो गए कि सर अब समझ में आ गया भाई कि ये कोविड जाने नहीं वाला है 2 साल, तब क्लियर हो गया था 2 साल कहीं कोविड नहीं जाएगा। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं भाई, जो टीचिंग का प्लान था ना अपना शुरू में, जब सीए बन रहे थे सोचे थे, मेरा प्लान क्या था कि 3 साल सिंगिंग करूंगा, 3 साल सिंगिंग में ट्राई करूंगा, नहीं हुआ 3 साल पर टीचिंग में आऊंगा, और कुछ ना कुछ टीचिंग में कर लूंगा। उतना मुझे भरोसा था टीचिंग में भी कि भाई टीचिंग में कर लूंगा, मुझे आती है टीचिंग, मैंने दोस्तों को पढ़ाया हुआ है, और लोग वहीं से इंस्टिंक्ट लग जाता है कि हाँ पढ़ा लेंगे, पता है वो, पर जो पढ़ाता है ना समझ आता है उसको कि पढ़ा लूंगा मैं, तो मुझे था पढ़ा लूंगा। तो मेरा प्लान था 3 साल बाद करूंगा। पर जब म्यूजिक का समझ में आया कि भाई शोज चल ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा बुरा टाइम जो था आर्टिस्ट था, जो ये कोविड का टाइम था ना, आर्टिस्ट लोग पूरे फंस गए थे अंदर, इनकम ही नहीं थी कुछ भी। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे कुछ ना कुछ कमाई करना पड़ेगा, तब मैं पैशन कंटिन्यू कर पाऊंगा अपना। करेक्ट। तो मैंने डिसाइड किया टीचिंग स्टार्ट करता हूँ, टीचिंग से पैसे कमाऊंगा, और वो पैसे फिर मैं म्यूजिक पे लगा दूंगा, कि भाई फिर मैं अच्छे स्टूडियोज में पैसा खर्चा कर रहा हूँ गाने रिकॉर्ड करने के लिए, ऐसा कुछ कर रहा हूँ। तो वो सोच के मैंने फिर बोला पैशन प्रोजेक्ट पे से पैसा खर्च करते हैं ना, तो वो खर्च लगता ही नहीं है एक्चुअली। हाँ एक्चुअली, तो मैंने बोला फिर वो मतलब पर खर्चा करने कमाना तो पड़ेगा। तो मैंने बोला कमाई कुछ 8 महीने से कमाई नहीं, क्या करेंगे, तो इसलिए मैंने बोला टीचिंग करना चाहता हूँ। तो फिर टीचिंग में आया मैं। तो वो पहले सिंगिंग प्लान था, पर फिर टीचिंग में फिर मतलब स्टार्टिंग में टीचिंग ही था, पर 3 साल बाद था, तो वो फिर 1 साल में ही आ गया वो पोजीशन। टीचिंग में अब आपकी एंट्री हो चुकी है। टीचिंग में 8 सब्जेक्ट थे आपके पास, वाई ओनली डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स इज आई बिलीव वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है हमारे सीए फाइनल का, इतने सारे सेक्शन प्रोविजन। तो इज इट लाइक कि आप सीए फाइनल में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया था डीटी में? डीटी की बैक स्टोरी क्या, डीटी क्यों पिक किया आपने? भाई डीटी मुझे इंटर से बहुत पसंद था, टैक्स पूरा पसंद था इंटर से।
बट स्पेशली डीटी बहुत पसंद था कि डीटी में इतने प्रोविजन, मतलब मुझे पता नहीं, बहुत पसंद पहले से, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इनकम टैक्स। अब एक सब्जेक्ट होता है जैसे आपकी वाइब मैथ, हाँ वाइब मैथ होती है, ये पसंद है, ये पढ़ा लो, ठीक है। और इंटर में अटेम्प्ट लगा है तो 2-3 बार पढ़ा था मैंने, 3-4 बार पहले पढ़ा था डीटी, फिर अटेम्प्ट लगा तो 3-4 बार और पढ़ लिया इंटर में, फिर फाइनल में मुझे ग्रुप 2 में अटेम्प्ट लग गया, जिसमें डीटी है, इसमें डीटी है। तो अब सेकंड टाइम और फर्स्ट टाइम डीटी में कम मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है, तो सेकंड टाइम ऐसा हो गया, अब गुस्सा आ गया कि भाई डीटी में तो फोड़ना है अब, और डीटी में इंटरेस्ट है, तो सेकंड टाइम वैसे ही पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, अगर अटेम्प्ट लग गया ना तो पढ़ने की इच्छा नहीं होती। और मैंने जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम में बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत किया है, उसकी और नहीं होती। तो मैंने क्या किया, वो सिर्फ इस पॉइंट पर होता है कि यार अब क्या ही करूं मैं, सब कर लिया भाई। तो 3 महीने पढ़ाई की थी ग्रुप 2 के लिए, फिर से नवंबर 19 में। तो फिर मैंने उसमें से 2 महीने डीटी पढ़ा, 2-2.5 महीना सिर्फ डीटी, बाकी 15-20 दिन में आईडीटी और कॉस्टिंग पढ़ लिया। डीटी खूब पढ़ता था मैं, अंदर था, क्वेश्चन कर रहा हूँ, कहीं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरी जो बुक थी मेरे पास वो हो गई थी खत्म, मैं नई बुक एक और ले लूँ, क्वेश्चन बैंक, वो भी सॉल्व कर लिया पूरा, क्योंकि उसमें ना पुराने क्वेश्चन थे 2098 कोई रिस्क नहीं लेना बोले इस बार, 1998 के क्वेश्चन थे उसमें, तो मैंने सब वहां से लेके पूरे कर लिया क्वेश्चन बैठे बैठे, बड़े मजा आते थे मेरे को करने में। तो तब से ही मेरे को था कि भाई डीटी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा जब सोच रखा था मैंने, तो तब से डीटी का था। और डीटी यार सबसे टफ सब्जेक्ट है तभी, तो एक तो वास्ट और टफ दोनों है इसमें। तो ना स्टार्टिंग में कभी कभी कैसा लगता था, जब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया उसके बाद भी पढ़ते पढ़ते डर लगता था भाई कि इतना बड़ा है कैसे पढ़ाऊंगा, इतना बड़ा कैसे समझ करूंगा, पर ना एक वो मन में ना वो था बिलीफ कि भाई कर लूंगा। और मुझे ना वो डीटी को थोड़ा समराइज करना बहुत पसंद है, जो टफ चीज को इजी बना दो आप, तभी तो मजा है ना। वही टीचर है सर, वही टीचर क्या है, टीचर एक वही है कि भाई जो जिसमें बच्चे परेशान हैं उसको तुमको इजी करना है। और मेरा भी जब से मुझे जो सिंगर बनना था ना, इन्फ्लुएंसर बनना था, तो मेरा काम क्या था, मेरा एम क्या था, मेरा एम था कि मुझे ना एकदम बहुत बड़ा आदमी मुझे बनना है और लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करना है, इन्फ्लुएंस करना है, कि थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ मैं लोगों की लाइफ में। ये मेरा हमेशा से एम था। जब मैंने सब्जेक्ट भी चूज किया डीटी, तो मुझे पता था भाई इसमें बहुत बच्चे फेल होते हैं, एक ऑडिट में डीटी में, ऑडिट में पढ़ा नहीं सकता ठीक है, तो डीटी और मुझे पसंद भी है और मैं पढ़ा सकता हूँ, तो लोगों की मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो बस फर्स्ट डे जो मैं आया डीटी में, तब से मेरा एक ही काम है बस कि डीटी लोगों के लिए ईजी बना दूँ और लोगों के लिए मतलब डीटी मैनेजेबल बना दूँ बस। और मुझे बहुत पसंद, मजा आता है वो करने में कि कोई टॉपिक मैंने ईजी बना दिया ना तो बच्चे एकदम खुश जाते हैं उसमें, और मैं खुश जाता हूँ। मैं मतलब सबसे ज़्यादा खुश कब होता हूँ अभी रोज़ की लाइफ में, मैंने किसी कॉन्सेप्ट को एकदम बहुत बढ़िया पढ़ा दिया ना किस दिन, तो मैं ना एकदम ऐसे रहता हूँ, मजा आ गया, क्लास में बच्चों को बोलता हूँ यार आज तो मैंने क्या ही पढ़ा दिया, मजा आ गया मेरे को एकदम, बहुत खुश, खुद को फील आ जाता है, एकदम फील आता है। पढ़ाते पर रोज ही अच्छा है ऐसा नहीं है, पर फिर भी किसी दिन होता है ना भाई कि आज तो ऐसा कुछ बहुत अलग ही पढ़ा दिया कुछ एकदम, और बच्चों को भी फील आ गया एकदम, तो उस दिन मैं बड़ा खुश रहता हूँ। तो ये है, तो मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। और जब मैंने शुरू में वीडियोस भी शूट किए थे डीटी के पढ़ाने के लिए, तो जिस दिन मैं पढ़ाया अच्छा, मतलब तो भाई क्या पढ़ा दिया मैंने, जबरदस्त पढ़ा दिया, तो वो और वो एकदम पढ़ा के एकदम खुशी होती थी, तो खुशी मिलती है उसमें, तो वही कर रहे हैं। स्टार्ट कैसे किया सर आपने? पहले यूट्यूब पे वीडियोस डाली, फिर अकेडमी करा और फिर खुद का स्टार्ट करा ऐसे? यस। तो स्टार्ट कैसे किया मैंने अब तुम्हें बताता हूँ, मैं थिंकिंग बताता हूँ मेरी, कि मुझे स्टार्ट करना है। मेरी जॉब लग गई थी ना बीच में, मुंबई वाला अगस्त में, यस, वर्क फ्रॉम होम दिए थे उन्होंने मुझे, एक्सिस बैंक वालों ने, बहुत कम सैलरी ना, बहुत कम, मतलब बहुत कम, अभी कोई भी फ्रेशर से नहीं लेगा कोई नहीं लेगा मतलब रिवील कर दो 40,000, हाँ 40,000 पर मंथ बॉम्बे, हाँ बॉम्बे से वर्क फ्रॉम होम 40,000 पर मंथ सीए को, बताओ, ठीक है सीए तो मैंने बोला यार ठीक है, क्योंकि कोविड में भाई जो पैसा आ रहा है सब आने दो, और मैं तो बेरोजगार था ही, तो मैं आने दो। तो मैंने ना जब सितंबर, मेरा अगस्त में जॉब चालू हुआ था, सितंबर मैंने डिसाइड किया टीचिंग करना है, ठीक है, 5 सितंबर मैंने टीचर्स डे के दिन डिसाइड किया था मुझे टीचिंग करना है। 3-4 दिन खुद को मनाया, फिर 3-4 दिन सब आसपास वाले लोगों को मनाया, मेरे दोस्तों को, मेरी गर्लफ्रेंड को, पापा मम्मी को, मुझे टीचिंग करना है, मुझे लगता है ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अक्टूबर के आसपास मतलब पढ़ाना चालू करना था, सोच लिया मैंने। जिस दिन सोचा मैंने पढ़ाना है मुझे, उस दिन मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया, उसी दिन देखी जाएगी। हाँ, क्योंकि जबकि मुझे जॉब में काम नहीं था, ठीक है, मतलब आप निकाल सकते थे टाइम, अरे मुझे जॉब में 1-2 घंटे काम करना पड़ता था बस। अच्छा। वर्क फ्रॉम होम था, उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था मतलब क्या काम करवाना है हमसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम मॉडल आया था ना। हाँ वही फर्स्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम था, तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या काम करवाना है। तो
काम मुझे 1-2 घंटे रहता था बस, तो मैं आराम से टाइम निकाल सकता था। बट मैंने क्या किया, मैंने बोला नहीं भाई, अगर मुझे वो 40,000 का भी कंफर्ट मिलता रहेगा ना तो मैं ये टीचिंग में ध्यान नहीं दे पाऊंगा और मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, और मेरे अंदर वो बर्निंग डिजायर नहीं रहेगा। हाँ, वो नहीं रहेगा, नहीं रहता ना भाई, पैसे आते रहते हैं ना तो सारे ठीक है चलाओ धीरे धीरे। तो मैंने छोड़ दिया उस दिन ही रिजाइन कर दिया। फिर नोटिस पीरियड सर्व किया 2 महीने का। और मैंने टीचिंग स्टार्ट करने से पहले पापा को पास गया, पापा के पास, तो ये पापा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस टाइम पे। तो मैं सोच रहा था कि यार देखो अपने पास पैसे ऐसे तो है नहीं अभी, तो कुछ स्टार्टिंग में कुछ लैपटॉप के थ्रू, एक जो पुराना लैपटॉप था उसके थ्रू वीडियो बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो पापा को बताया मैंने ऐसा करने वाला हूँ। पापा बोले तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू तो हमेशा से इन्वेस्ट करता है, अच्छा तू तो सब अच्छे प्रोडक्ट्स लेता है। जैसे मैंने सिंगिंग ले माइक ले चुका था, माइक सेटअप बहुत महंगा वाला, माइक और एम्पलीफायर वगैरह, उसमें 20-22 हज़ार खर्च किए थे उस टाइम पे। करेंगे हाँ, टीचिंग के पहले ही कि ढंग से करना है, अच्छे से करना है। तो बोले टीचिंग में ऐसा क्यों कर रहा है, बड़ा सही बात है पापा, सही बोल रहा हूँ। सही बात। पापा ने मेरे से पैसे ले, तो जो बेस्ट आईपैड है जो लगता है टीचिंग है वो लेके आ। मैं बोला ठीक है, पापा सही बोल रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाँ, तो थोड़ी झिझक होती है यार घर वालों से सीए बनने के बाद पैसे लेने में, बट मैं बोला कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट है मेरा। पापा बोले पापा पता नहीं टीचिंग चलेगी कि नहीं चलेगी, पैसे मैं कमा पाऊंगा कि भी नहीं इससे, है ना, कमा नहीं पाया तो। पापा बोलते हैं ये सोच के इन्वेस्टमेंट नहीं करते, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो रिटर्न मिलेगा, और ऐसा नहीं अभी मिल जाएगा, टाइम लगेगा पर मिल जाएगा, बेस बनेगा। मैं बोला यार सही बात है। तो मैंने आईपैड ले लिया, 1 लाख रुपए का आईपैड प्रो, टीचिंग स्टार्ट करने से पहले, जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर, क्योंकि पापा ने बोला कि इन्वेस्टमेंट अच्छा कर, बेस्ट प्रोडक्ट ले। आईपैड लिया। अब समझ में आया कि भाई आईपैड के बाद पीसी भी लगता है बनाने, पीसी और लैपटॉप, और लैपटॉप मेरे पास था नहीं, तो मैं क्या करूँ। अब मैं ना क्या करता था शुरू में बता रहा हूँ तुमको, मैं ना मेरे पास आईफोन था, ठीक है, तो आईफोन से वीडियोस रिकॉर्ड करना चालू करता था, वीडियो रिकॉर्ड करता था आईफोन में, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाई थी, वीडियो रिकॉर्ड करता था, और आईपैड में स्क्रीन रिकॉर्ड करता था। अच्छा, एक साथ, जैसे मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट किया, फट से वीडियो स्टार्ट किया, दोनों चालू हो गए साथ में, और मैं फिर वीडियो में देख रहा हूँ, कैमरे में मेरा कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है और आईपैड की स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, वो मैंने कर लिया। अब मुझे ये करना पड़ता था एक टेक में हमेशा, क्योंकि मैंने 2-3 टेक ले लिए, तो भाई वो मैं फिर कैसे मैनेज करूँगा, सिंक नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिंक करनी है, उसको सिंक करना है, और मुझे एडिटिंग इतनी अच्छी आती नहीं थी पहले शुरू में, और एडिटिंग आती भी हो तो सिंक कैसे करेंगे इतना सारा। तो मैंने क्या सोचा कि भाई काम करता हूँ, कि अभी तो यही करता हूँ, अभी पापा से अब पीसी के लिए नहीं बोल सकता भाई, इतना कितना पैसा इन्वेस्टमेंट है पर इतना नहीं मांग सकता ना। तो मैंने फिर वो आईपैड से वैसे ही करता था फोटो वीडियोस रिकॉर्ड। अब वीडियो है मान लो 40 मिनट का, तो 40 मिनट की वीडियो मैं को रिकॉर्ड कर लूँगा, वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम नहीं लगेगा, बस स्टार्टिंग में 2-3 बार छूट, मतलब वो कैंसिल करना पड़ेगा, पर चालू हो गया एक बार तो मैं रुकूंगा सीधे 40 मिनट बाद, ठीक है। अब उसके बाद मैं बैठता था और उसको 2-3 घंटा 4 घंटा बैठ के एडिट करता था। बताओ, आईपैड पे उसको पूरी सिंकिंग, हाँ सिंकिंग मतलब वीडियो और उसका मैच होना चाहिए, स्टार्ट ड्रॉप समझ गया, तो वो करता था मैं। तो ऐसे मैंने शुरू के 6 महीने वीडियोस बनाए, 6 महीने वीडियोस बनाए, मैंने कम से कम 25-30 वीडियो बनाए होंगे उस टाइम पे, और वो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा। मैंने एक बार एमसीक्यू वीडियो बनाया था एक, जो बहुत चला था उस टाइम पे, तो एमसीक्यू वीडियो मुझे लगे थे रिकॉर्ड करने में 12 से 6 बज गए थे सुबह, क्योंकि 2.5 घंटे का वीडियो था। अब 2.5 घंटे मुझे 5 बार अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ा, 5 बार वीडियो रिकॉर्ड करना है, 5 बार स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, समझ गया, ठीक है। और मैंने 6 बजे जब सोया फिर उठा मैं, तो मुझे और 6 घंटे लगे एडिट करने में, समझा, क्योंकि भाई 10 वीडियो मेरे पास, 10 वीडियो आपस में सिंक करना है मुझे एक साथ, समझ गया भाई, हालत खराब हो गई थी पर वीडियो चल गया। मतलब ऐसा है ना, तुम मेहनत करते रहते हो, तुमको पता नहीं क्या चल जाएगा, ये है सर, ऐसा होता है, ये है कि और ये मैंने सीखा है कि भाई तुम एफर्ट लेते रहो, कोई ना कोई चीज क्लिक कर जाएगी, वो क्लिक कर गई, चल गई वीडियोस बहुत, और वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होता है, आपने नहीं सोचा वो एमसीक्यू चलेगा। मैंने क्या सोचा था भाई, और ऐसा कोई वीडियो आज तक बनाने था एमसीक्यू का, और मैं स्टार्टिंग में जो वीडियोस बना रहा था वैसे वीडियोस नहीं बने थे अभी तक, इट वाज नॉट नॉर्मल रिवीजन वीडियोस जो बनते हैं, आई नो, हाँ आपने पढ़ा था वो पता होगा। तो मैं वही कर रहा था, तो वो बनाया, चल गया, वो वहां से फिर एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ यार, कि और बच्चे बहुत बाहर बच्चे आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ से फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट किया। फिर अनअकैडमी ने अप्रोच किया, अनअकैडमी गया, फिर अनअकैडमी से निकला, फिर खुद तो चालू किया। वो तो लंबी प्रोसेस है, पूछोगे तो बताऊंगा।
डन। तो सर डीटी की बात चलिए, तो एक बहुत शॉर्ट में आप मुझे बताओ एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए डीटी को टैकल करने के लिए फॉर सीए फाइनल? मुझे बताऊं? हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ। तुम बोल रहे थे पढ़ाई की बात नहीं होगी। थोड़ी सी अभी मैं 9-10 घंटे से पढ़ा के आ रहा हूँ। एक्सपर्ट आया तो सुन ही लेते हैं। चलो मैं बच्चों को बताता हूँ, ठीक है। तो अगर सीए फाइनल डीटी आपको टैकल करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो कोर्स बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो आपको उसको ना प्रॉपरली पहले तो कंसाइज करना पड़ेगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लोगे, आप 6 महीने 8 महीने साल भर आप कितना भी टाइम दे दोगे उसको, आपको अल्टीमेटली वो पढ़ना है 1.5 डेज़ में। तो आपको फर्स्ट टाइम से जब पढ़ रहे हो ना, आपको पहले समझना पड़ेगा सब्जेक्ट को, और फिर उसको अभी से अपनी दिमाग में तैयारी रखना पड़ेगा कि भाई हमको लास्ट में इसको 1.5 डेज़ में पढ़ना है, ठीक है। पहला स्ट्रैटेजी ये। सेकेंड, आप डीटी पढ़ रहे हो, ठीक है। डीटी इज़ नॉट समथिंग जो तुम सिर्फ याद कर लोगे और काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। डीटी क्या है पता है? डीटी में तुमको नहीं तो भी बहुत अच्छे से 4-5 बार पढ़ाई करना पड़ेगा, और 4-5 बार पढ़ाई करने के साथ तुमको ना कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो तुमको वो क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। एमसीक्यूज क्रैक नहीं होते। एमसीक्यूज क्वेश्चंस है कि क्वेश्चंस काफी अंदर से पूछता है, और ऐसा नहीं ना कि आपने डायरेक्टली सिर्फ जो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पढ़ा वो आ जाए। करेक्ट। अगर नया क्वेश्चन आए तो उसके कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मैं जैसे हमेशा कंसेप्ट जो क्लियर करता हूँ क्लास में लॉजिक्स, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप अभी से लॉजिक से पढ़ोगे ना, विद लॉजिक्स विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो आपको ना एकदम लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। क्योंकि सिर्फ तुम सोचो मैं याद कर लूँ पूरा, तो याद एकदम से नहीं होने वाला, नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है इतना डीटी याद करना। एंड प्लस सर अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है ना और तुम क्वेश्चन पे जा रहे हो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, मजा भी आता है। ये मैंने पढ़ा था ना और ये अप्लाई हो रहा है, तो वो मुझे वही होता था ना। तो मैं बच्चों को वही कराता हूँ अभी कि जब मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूँ तो जब क्वेश्चन में अप्लाई कराता हूँ, भाई ये देखो ऐसा लगता है, तो बच्चे भी खुश होते हैं, मैं भी खुश होता हूँ भाई कि ये एक्चुअली काम कर रहा है, राइट, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना पड़ेगा तुमको, और क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, और अभी से 1.5 डेज तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या, बस मल्टीपल रिविजन्स और कुछ नहीं, right. और ऑब्वियसली जो रेट्स, टैक्सेस और पेनाल्टीज और ये सब चीज़ें याद करनी पड़ती है, याद करनी भी पड़ेंगी भाई। ऐसा नहीं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होकर काम चल जाएगा, नहीं होता, वो चीज़ नहीं हो सकता। आपको कुछ जगह पे रेट्स याद करने पड़ेंगे, और इवन डीटी में तो इंपॉर्टेंट डेट्स भी याद करनी पड़ती है आजकल, कब क्या हो रहा है, क्योंकि वो डेट्स के मतलब अमेंडमेंट्स होते हैं ना, तो अमेंडमेंट्स डेट वाइज होते हैं कि इस डेट के पहले ये एप्लीकेबल है, इस डेट के बाद ये एप्लीकेबल है। तो आपको सब याद भी करना पड़ेगा, कंसेप्चुअली समझना भी पड़ेगा, मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे, और कोई दिक्कत हो तो मैं बैठा हूँ, बिल्कुल। डन। अब आपकी बुक पर आते हैं। ये बुक बनाने का क्या प्रोसेस होता है? बिकॉज आई हैव सीन योर बुक, मैं तो उसी से पढ़ा हूँ, तो उसमें हर चीज़ के आपने न्यूमोनिक्स बना रखे हैं, जैसे टीडीएस जैसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। मैंने सीएंटर वालों को भी रिकमेंड किया भाई, अच्छा ये फाइनल का वीडियो देख लो, तुम्हारे 1-2 सेक्शन कम ही है, बट ये याद करवा देंगे। स्पेशली आप एनआर टैक्सेशन देख लो, तो यू हैड मेड द थिंग्स मेमोराइज, पढ़ा हर कोई रहा डीटी। मैं सर की तारीफ नहीं करूँ, बट इन जेन्युइन चीज़ें याद हो रही है, उन्हीं रिविजन लिख तारीफ कर सकते हो। तो वो बुक बनाने का क्या प्रोसेस होता है सर? मतलब लाइक कि मैं मतलब कितना टाइम लगता है उस प्रोसेस में? ये रखी है ना बुक, इसी की बात कर रहे हैं? नहीं, ये अलग बुक है, ये अलग बुक है, खजाना। हाँ, ये बताऊंगा इस बारे में। हाँ। तो देखो आपके स्मार्ट नोट्स की बात करें। हाँ, स्मार्ट नोट्स, ठीक है। तो देखो मैंने कैसे बनाया मैं बताता हूँ, मुझे पता नहीं क्या प्रोसेस होता है, मैंने बहुत बेसिक तरीके से बनाया हूँ। मैंने ना, आपने अगर मुझे बहुत पहले से फॉलो किया होगा, जो बच्चे फॉलो करते होंगे बहुत पहले से, उनको पता होगा कि मैं पहले हैंड रिटन नोट से पढ़ाता था, वो भी हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश वाला, हाँ, समझ गए, ठीक है। तो मैं पढ़ाता था हैंड रिटन नोट से। तो मैं ना हर दिन अपन अकेडमी ज्वाइन किया था, और क्लासेस भी जब पढ़ाता था ना मैं, तो मैंने पूरे कोर्स की बुक नहीं बनाई पहले, भाई उतना बड़ा कोर्स में बना के कब बनाऊंगा, कब स्टार्ट करूंगा। तो मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर की बुक बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले पूरे हैंड रिटन नोट्स बनाए उसको, है ना। तो हर चैप्टर बनाते गया मैं, तो ऐसे 1.5 साल में पूरे मेरे हैंड रिटन नोट्स बने, वो भी इंग्लिश में लिखे हुए, करेक्ट। अब मुझे ना, अब बच्चों की डिमांड लगी सब बुक बनाओ, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मैं बोला हाँ यार बुक बनाते हैं। तो फिर मैंने वो बैठ के पूरे हैंड रिटन नोट्स मेरे जो इंग्लिश में थे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। अच्छा, खुद बैठ के टाइप किया सारा कुछ पूरा, मतलब खुद से टाइप? हाँ, सब एक चीज। एआई तो अब आया है, एआई अब आया भाई। और नहीं, उस टाइम पे भी मुझे डिजाइनर्स मिले थे 2 दिन, मैं बनवाया उससे, उनसे मतलब, पर मुझे ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, एंड आई वांटेड कि मेरा टच रहे पूरे नोट्स में, करेक्ट। तब तो स्टूडेंट को अच्छा लगेगा। और मुझे स्टूडेंट्स बहुत सारे बोलते हैं कि आपकी बुक से पढ़ते तो ऐसा लगता है कि हमारी खुद के नोट्स है, करेक्ट। तो वो मैंने फिर क्या किया कि बैठ के नोट्स बनाए पूरे। अब नोट्स बनाने के बाद
मैंने क्या किया उसको, मतलब वो इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट किया, पूरे हैंड रिटन था उसको टाइपिंग में कन्वर्ट किया। मैंने बैठ के खुद ही किया iPad और मैकबुक से मेरी। तो वो एक पेज वैसे बनाए, और मैंने क्या किया, मैंने चीज़ें बहुत कंसाइज कर दी बच्चों के लिए। मेरी फर्स्ट बुक जो बनी थी इट वॉज अराउंड 270 पेजेस। 270, हाँ, बहुत कम पेज में बन गई थी। अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, नॉलेज मेरा ही बढ़ते जा रहा है, कंसेप्ट्स और नए नए ऐड भी होते जा रहे हैं। तो अभी 350 पेजेस तो सर बहुत नॉमिनल है डीटीचे सब्जेक्ट के लिए। डीटी में अब 350 पेजेस हो गए मेरी बुक की। बट वो मैंने वैसे बनाई यार, और मैंने जो सोच के बनाई थी कि भाई अगर मैं स्टूडेंट होता तो मेरे लिए क्या सबसे ईजी होता पढ़ना, मैंने वो सोच के बनाई। और जहाँ चीज़ें याद करने की है मैंने सब निमोनिक्स डाल दिया वहाँ पे कि भाई ये इसको ऐसे याद कर लो। याद करना तो है ही, पेनाल्टी से याद करना है। मुझे लगता है कि मेरे पढ़ाने के पहले कोई लोग पेनाल्टीज या फिर एनआर के टेक्स्ट याद करते, सोचता भी नहीं था कोई कि एनआर टेक्स्ट याद कर सकते हैं, पेनाल्टीज याद कर सकते हैं। टीडीएस चीजें तो फिर भी बच्चे याद करते थे पहले से, आई वोंट टेक क्रेडिट फॉर दैट। बट पेनाल्टीज के लिए लोग याद नहीं कर सकते, डीटी की तो मतलब ऐसा मुझे लगता है, मुझे जितना नॉलेज है मुझे नहीं मैं भी आई हैव बीन थ्रू दैट जर्नी से। वो टाइम ही नहीं बचता एक्चुअली, करे भी कहाँ से। तो मैंने बोला यार अगर बच्चे याद नहीं कर रहे हैं और पेपर में आ रहा है तो याद करा दो। तो निमोनिक्स बना, याद करा दिए। और मुझे शुरू में बहुत स्टूपिड लगते थे निमोनिक्स के वाले, लेकिन ये निमोनिक्स मैंने सब पूरे 3 साल पहले बनाया ना, एकदम इंस्टेंट सोच के, और वो अभी तक चल रहे हैं और बच्चों को याद हो रहे हैं उससे। राइट। तो मैंने फिर उस पर काम करना चालू किया। मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि जहाँ बच्चों को दिक्कत आ रही है वहाँ मैं खड़ा हूँ, बस। राइट। मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, मैं कराऊंगा भाई वो चीज़। पेनाल्टीज क्या मैंने खुद पढ़ा था डीटी में? क्या नहीं, मैं छोड़ के गया था पेनाल्टीज। मैं खुद छोड़ के गया था भाई, मैं क्यों पढ़ूंगा? बट अब पर्पस है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो मेरा पर्पस है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। मैंने बोला कि भाई मैं पढ़ाऊंगा, और मैंने याद कर दिया बच्चों को। टीडीएस टेक्स्ट मुझे भी याद नहीं था पढ़ाई में, सेक्शन मुझे पसंद था टीडीएस, बिल्कुल पसंद नहीं था टीडीएस मुझे। आई एम टेलिंग यू, मैं आई हेटेड दैट चैप्टर, बट मैंने याद कर दिया बच्चों को, निमोनिक्स बना लिए। इवन जो उनको पता होगा, एक 3 चैप्टर आखिरी के एमटीसी, टेक्स्टिटीज, बेप्स और ये सब करके, हाँ, वो चैप्टर मैं खुद छोड़ के गया था। ठीक है, मैंने बच्चों याद कराए। मेरे को एनाटेक्स बिल्कुल नहीं आता था। एनाटेक्सेशन मेरा बहुत वीक था, मतलब पढ़ाने के लिए पढ़ा मैंने। तो मैंने बोला कि मुझे जहाँ दिक्कत जाती है तो बस ट्राई करो बच्चों को वहाँ पे इजी करने का। और अभी अब अगर आपको पता होगा एनाटेक्सेशन बहुत काफी फेमस है मेरा, बहुत है। हाँ, देखा, याद ही नहीं होता। हाँ, याद नहीं होता था। तो वो मैंने क्योंकि मुझे बहुत डिफिकल्ट था, तो मैंने मेरे लिए क्या इजी होगा वैसे इजी किया बस बच्चों के। मैं एक बात बोला भूल गया। हाँ प्लीज। यार मेरा भाई है छोटा, हाँ, तो उसने यार मतलब कांस्टेंट, घर वालों ने तो सपोर्ट किए, सब ने किए। बड़ा भाई है ना, मतलब अब छोटा भाई है मेरे से, तो मुझे कभी लगता है ना कुछ कि भाई मेरे को नहीं जम रहा है कुछ भी, तो मैं उससे बात करता हूँ फिर, और वो मुझे समझा देता है। पता है वो मतलब इतना समझदार हो गया है छोड़ कि भाई वो समझा देता है मुझे। तो मैं जब भी लाइफ में ऐसा परेशान होता हूँ ना कभी कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको फ़ोन करता हूँ, भाई कि अब तू बता। वैसे बहुत कम परेशान करता हूँ उसको, क्योंकि यार छोटा भाई है, तो ऐसा लगता है भाई कि तू अच्छे से कर भाई, मैं कर लूँगा इतना कुछ। बट जब ऐसा कुछ समझ नहीं आता ना, तो उसको पूछा था मैं। और ये जो मैं रिकॉर्डिंग प्रोसेस किया मैंने, वो कोविड था, पूरा टाइम वहीं पे रहा है वो, मेरे रूम पे, सेम रूम में बैठा है वो, सुना है वो सब कुछ। इवन ऐसा है उसको भी, मेरी वाइफ को भी, सबको डीटी याद हो गया बहुत सारी चीजें, क्योंकि सुने उन्हें सब लोग। आपने देखी हो रील्स वो जिसमें वो पढ़ रहे होते हैं, देन आपके पास आते हैं, आप जीटे खेल रहे होते हैं। हाँ भाई। तो मैं वो पूरे टाइम रूम में बैठा होता था मेरे, तो उसने बहुत सपोर्ट किया है, उसने बहुत मोरल बूस्ट किया है। उसने बताया आप ये ऐसे करो, आप ये कर सकते हो। मेडिकल में है वो, तो बताता मुझे बहुत कुछ। तो इवन मेरी बुक का जो टेम्पलेट है मेन बुक का, वो उसने डिजाइन किया है। 1000 नोट्स है, इसका भी टेम्पलेट उसने डिजाइन किया है। ये 1000 नोट्स मैं आज बच्चों को दिया था मैंने, 1000 नोट्स। तो ये स्मार्ट नोट्स का मतलब और सप्लीमेंट्री वर्जन है, सप्लीमेंट्री स्मार्ट नोट्स की। हाँ, बेसिकली आपने मेरे लास्ट रिवीजन नोट्स देखे होंगे, पीवीपी एडजस्टमेंट्स और जो भी चीजें हैं, टैक्स रेट्स पूरे, इंपॉर्टेंट डेट्स पूरे, टाइम लिमिट्स। तो मैंने क्या किया इस बार, मैंने सीए फाइनल के लिए कंपाइल कर दिया उसको पूरी। अरे वाह। तो ये लास्ट डे तुम ये पढ़ोगे, तुमको भाई 25-30 मार्क्स बढ़ जाएंगे तुम्हारे। ये ऐसा है। ये दे जाओ, मुझे दे जाओ, ले जाओ तुम्हारे लिए गिफ्ट है ये। क्योंकि आई रिमेंबर पीजीबीबी एडजस्टमेंट शीट, तो मतलब क्या शीट है। वो सब चीजें हैं इसमें, तो सब कंपाइल कर चुके हैं, सब लास्ट रिवीजन नोट्स कंपाइल कर दिया हूँ। मतलब स्टार्टिंग में आया था मैं वही कर रहा था बच्चों के लिए, मुझे भी वो दिक्कत थी कि लास्ट बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, तो शुरू से वो कर रहा हूँ। एंड टचवुड ये मतलब बहुत अभी लॉन्च किया मैंने 2-3 महीने पहले, काफी। हाँ, तभी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। हाँ, तो काफी बच्चों ने बहुत पसंद किया। ये लॉन्च इसी पॉडकास्ट में हो रही है। एंड रिसेंटली आपने अपने जो 80+ स्कोर के उनको आईफोन्स भी दिए। तो टीचर सर आपको कैसा फील होता है कि यार मैंने इन बच्चों पे इतनी मेहनत करी एंड दे आर डूइंग दिस? देखो मैंने ना मेरे उसमें पॉडकास्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, ये पॉडकास्ट पहली बार कर रहा हूँ मैंने पॉडकास्ट नहीं किया आज तक। तो मैंने अपनी क्लास में बोला था ये बात कि यार, और यार देखो टीचिंग स्टार्ट की थी,
जब बच्चे मेरे 40-50 ला रहे थे तो मुझे लगता है मेरे कारण बच्चों को 40-50 आ गया यार, कितनी अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे एग्जाम्शन आने लग गए, 70+ आने लग गए। तो यार एक वो ड्रीम था कि भाई मेरे कभी 80+ तो आ नहीं सकते थे, ना ला पाया मैं कभी 80+ तो कभी नहीं ला पाया। 69 मेरा हाईएस्ट स्कोर था पूरे CA में, सब कुछ मिला के, ठीक है। तो मैंने बोला यार कि मैंने क्लास से बोला एक दिन एक बच्चों को, खैर मेरा बच्चा कोई भी 80+ ला लेगा ना तो मैं तो खुश जाऊंगा बहुत ज्यादा, ड्रीम है मेरा। एक पेरेंट्स और टीचर को ही लगता है हाँ, लगता है भाई, आगे जाए। हाँ। तो मैं बोला मैं तुमको आईफोन दे दूंगा, 80+ लेके आओ। सर गिफ्ट क्या दोगे? बोले मैं आईफोन दे दूंगा। मेरे पास आईफोन था, C1 का आईफोन मिला सबसे पहले मुझे गिफ्ट में। तो मैं बोला तुमको क्या चाहिए? मुझे आईफोन मिला तो मैं तुमको आईफोन दे दूंगा। और मैंने बहुत कैजुअली बोल दिया कि दे दूंगा। ये नवंबर 23 में बोला मैंने। अच्छा, अभी रिसेंटली नवंबर 23। तो उस टाइम नहीं देना पड़ा, नहीं आया, एक बच्चे 78 आए थे, नहीं देना पड़ा। फिर May 24 में मैंने फिर से क्लास में बोला, फिर मैं क्लास में बोलने लग गया कि तुमको 80+ चाहिए, नहीं आईफोन चाहिए, 80+ लेके आओ। तो और मैंने क्लास में ही बोला मुझे ना अभी फील हो रहा है कि मुझे ये बैच में देना पड़ जाएगा, ऐसा बोला मैंने क्लास में। बस वो वीडियो भी मेरा डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे। और ना हुआ यूं कि 2 से 3 बच्चों के 80+ आ गए, 3 बच्चों के, ठीक है। और ना मैंने बोला तो 2 बच्चों को दूंगा। अब क्या करे, तीसरे का क्या करे? तो मैंने 2 बच्चों को दे दिया भाई। उन्होंने बोला सर आप दोगे सही में? उनको लगा मजाक कर रहा होगा मैं क्लास में, पर यार भाई बोला है तो भाई करूंगा, बोला तो करना पड़ेगा। तो मैंने आईफोन लिए, रायपुर में कॉन्फ्रेंस में गया था। तो रायपुर में एक बच्चे स्टूडेंट रायपुर की थी, तो दूसरी स्टूडेंट को वहाँ पर बुला लिया, लखनऊ से रायपुर, और दोनों को आईफोन दिया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी यार, कि एक टाइम पे हम लोग यार आईफोन लेना सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है, फर्स्ट टाइम आईफोन लेना। बिल्कुल है, अभी भी है, हमेशा होती है। वो उसको टारगेट ही ऐसा टारगेट होता है यार, CA1 के बाद ये लेंगे हम खुद कमा के, सब टारगेट होता है। तो मतलब ये किसी को देना यार कितनी, मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मैंने मेरे स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, एंड आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। और वो मैं क्यों दे रहा हूँ कि उन्होंने मार्क्स अच्छे लाए, तो यार वो बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए भी। मुझे मतलब पहली बार, मैं तो मारवाड़ी आदमी हूँ, खर्चा करने से दर्द होता है थोड़ा सा, उस दिन पहली बार खुशी हुई, खुशी हुई खर्चा करके यार, मजा आ गया। ग्रेट सर, डू यू थिंक आप अब सक्सेसफुल हो चुके? लाइक आई वांट टू नो आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? बताता हूँ मैं, आई हैव अ स्टोरी। तो ना एक दिन क्या हुआ, अभी पिछले एग्जाम की बात है, May 24 की नवंबर 23 की बात है, नवंबर 23 की। उस दिन क्या हुआ, मुझे ना एक मैसेज आया रिजल्ट के बाद। रिजल्ट में मैसेज आया, उसमें एक स्टूडेंट थी, दो मैसेज आए मुझे, 2 मैसेज बहुत स्पेशल थे मेरे लिए। एक स्टूडेंट थी, नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, शी वॉज 36 एंड उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। और वो मेरी क्लास की स्टूडेंट थी। उन्होंने बोली सर, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज किया, बहुत हार्टफेल्ट मैसेज, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए सर, ठीक है। बट उसके बाद भी मैं CA, मतलब मैं छोड़ दी थी CA सब कुछ, मेरे पास अर्निंग का सोर्स नहीं था। अब आपने मुझे पढ़ाया तो मैं CA बन गई सर, तो अब मैं अर्निंग करूँगी, और मेरे उनका बच्चा भी है, तो उसको मैं अब अच्छे से मतलब परवरिश प्रॉपर दे पाऊँगी। तो मुझे वो पढ़ के बहुत इमोशनल फील हुआ यार। मैंने मतलब उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज लिखी थी ऐसी, बड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़ के। और एक और थी स्टूडेंट, जिनका क्या था, जिनका जो ऑलरेडी 2 बच्चों की मम्मी थी, ठीक है, वो भी ऐसी कुछ बहुत साल से स्ट्रगल कर रही थी, वो भी पास हो गई। तो पापा को मैसेज दिखाया मैंने दोनों, ठीक है, पापा को। वो मैंने डाला भी था लिंक्डइन में कि दीज 2 फीडबैक्स सम्स अप माय होल रिजल्ट्स ऑफ CA फाइनल करेक्ट। ये मेरे कि बस हो गया, ये है मेरा, इसलिए आया था मैं, ठीक है, यही करना था मुझे। तो पापा को दिखाया, तो पापा ने पढ़े, पापा बहुत खुश हो गए। पापा ने बोले बेटा शाबाश, गले लग के पापा ने शाबाश बोल दिए। मेरे को लगता है भाई वो मेरा बेस्ट मोमेंट था लाइफ का, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था भाई। पापा गले लग के शाबाश बोल रहे हैं भाई, इससे बड़ी बात क्या है, और क्या चाहिए। तो भाई मुझे लगा उस दिन भाई जो मैं काम कर रहा हूँ मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया, पहले फीडबैक्स देख के पहली बात। और पापा ने शाबाश बोल दिए कि पापा लोग थोड़े से प्रोटेक्टिव होते हैं, वो लोग बोलते नहीं ज़्यादा, वो लोग प्राउड फील भी कर रहे हैं, बोलते नहीं, फील करते हैं उसी अपने शाबाश। उनकी जब आंखें नम हो जाती है ना, जब अपन को लगता है हाँ ठीक है यार बस हो गया, तो अपन ऐसे गले लगाए, बोले शाबाश बेटा। तो मेरा इतना अच्छा लगा उस दिन, मैंने कहा भाई कुछ तो कर लिया मैंने लाइफ में। बस वो मेरा सक्सेस का डेफिनेशन वही है मेरा, कि भाई उन लोग मेरे से खुश है, बस मतलब मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो खुश है, प्राउड है मेरे से, तो दैट इज सक्सेस फॉर मी, और नथिंग एल्स, नॉट नंबर्स, नॉट मनी, नथिंग। देखो, और मुझे ऐसा लगता है कि ये टीचिंग वाला काम है या फिर तुम जो काम कर रहे हो, इसमें कोई पैसे सोच के आ रहा है, पैसे हैं तो वो नहीं कर सकता ये काम, करेक्ट। सिर्फ पैसे देख के आया कोई नहीं कर सकता, मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ, और आपका जो इंटेंट है ना वो देने का है, हाँ, तो ही इट विल वर्क आउट, अदरवाइज देने का है। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे दे रहा हूँ मैं तो पैसे चाहिए मुझे, या फिर कुछ उसके रिटर्न में कुछ चाहिए, बिना सोचे काम करना पड़ेगा। और मुझे जनरली बचपन से ही
जब दूसरे लोग खुश होते हैं मेरे सामने वाले तो मुझे खुशी मिलती है बहुत। ये मेरा मतलब ऐसे में बहुत महान इंसान नहीं हूँ मैं भाई, मैं स्वार्थ है मेरा, ये स्वार्थ है कि भाई मेरे जो लव्ड वंस है वो खुश होंगे तो मैं खुश होऊंगा। करेक्ट। तो मैं उनको खुश क्यों करता हूँ? ताकि मैं खुश रहूँ। तो ये मेरा स्वार्थ है, मैं ये कोई महान इंसान नहीं हूँ भाई, सिंपल बात है। तो बस वही करता हूँ मैं। अब जो भी खुश है दूसरों को खुश करता हूँ, मैं खुश होता हूँ। तो खुद के लिए कर रहा हूँ मैं, दूसरों के तो कर रहा हूँ पर खुद के लिए कर रहा हूँ, तो उसी चीज़ से खुशी मिलती है मुझे। तो बस पापा मेरे को खुश रखना था, बस वही है, और कुछ नहीं। अभी भी मेरा लाइफ में मोटिव भी वही है। मैं यही पूछने वाला था कि अभी आपका ऐसा ब्रॉड विजन है कुछ? मेरा ब्रॉड विजन क्या है बताऊँ? हाँ बताओ। मुझे बाय नेक्स्ट 5-7 ईयर्स मुझे बहुत सारे बच्चे पढ़ाने हैं, बहुत सारे, जितनी लाइफ टच कर सकूं। और सबसे मेन बात, मुझे लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना है बच्चों को। पढ़ाना तो है, पढ़ाता मैं हूँ, पढ़ाते सब है, मुझे वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना लाइफ में, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, कि बच्चा मुझे नहीं भूल पाए उसके बाद, कि भाई बच्चे की लाइफ चेंज हो जाए उसके बाद, कि उसको वो इम्पैक्ट क्रिएट हो पाए उसकी लाइफ में। बस मेरा एक, मैं बहुत टाइम से क्लास में बोलता हूँ बच्चों को कि मुझे ना बस वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना था बच्चों की लाइफ में। एक वो गोल है मेरा, फर्स्ट गोल, मतलब वो एकेडमिकली या फिर तुम बोलोगे प्रोफेशनली गोल है। और मेरा लाइफ का पर्सनल गोल है कि अपने पापा मम्मी को जो भी खुशी दे पाऊँ सब दूँ। खूब वर्ल्ड टूर कराऊँ उनको। उन लोग बहुत कम घूम पाते हैं यार, हम सीए कर रहे थे और हर मतलब सब मॉम डैड की लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं यार। मतलब उन लोग ने बहुत कुछ देखा होता है और हमको तो बहुत कुछ पता भी नहीं होता कि उन लोग किस चीज़ों से गुजर रहे हैं, बताते नहीं, क्योंकि नहीं बताते, और उन लोगों ने बहुत टाइम देखा ऐसा। तो मेरा भी सिर्फ गोल ये है कि उनको भाई खूब वर्ल्ड टूर कराऊँ, खूब घुमाऊँ, उनको जो चाहिए वो दिलाऊँ। उन लोगों को सोचना ना पड़े कुछ लेने से पहले, कुछ करने से पहले, सब कुछ का बस मैं ही करूँ जो करना है, और उनको बेस्ट लाइफ दूँ उनकी। बस ये मेरा अभी गोल है, और कुछ गोल नहीं। मतलब ये तो 2 गोल है बस मेरे अभी फिलहाल, विजन यही है। और पर्सनल लाइफ के लिए खुद जी पाऊँ, खुद घूमूं फिरूँ, ऐश करूँ। हाँ सर, पता है ये भी बहुत ज़रूरी है। पता चले कि मतलब ऐसा कई, आई हैव सीन पीपल जो बहुत ही वर्कोहॉलिक है, बट खुद को भी नहीं भूलना चाहिए ना। ये तो मैं बहुत बड़ा इसका एडवोकेसी करता हूँ मैं, इसका एडवोकेट हूँ बहुत बड़ा, कि भाई पर्सनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ, अपन लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ को, प्रोफेशनल गोल्स को एकदम महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई अगर अपन ये कर लिए प्रोफेशनली तो अपन बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, अपन ये कर लिए। तो आई विल टेल यू कि मैं बहुत खुश रहता हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैव वांटेड पर्सनल लाइफ, राइट। एंड वो जाकिर खान बोलता है ना कि प्रोफेशनल गोल्स आर टेम्पररी, दे कैन बी अचीव्ड इवन आफ्टर अ ईयर और लेटर, बट जो पर्सनल गोल्स है ना वो जिंदगी की मतलब नींव है। अब खुश सबसे ज्यादा उससे होते हो। करेक्ट। पर्सनल गोल्स क्या है? घर वालों को खुश रखना। करेक्ट। जिससे आप प्यार करते हो, शादी करना उससे। करेक्ट। ये सब लाइफ गोल्स होते हैं। तो मैं जैसे मेरे पापा भी खुश है मेरे से फिलहाल, टच वुड, बहुत खुश है। मैंने मतलब शादी कर लिया जिससे मैं प्यार करता था उससे, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने जिंदगी में जीत लिया सब कुछ। अब प्रोफेशनली तो कर ही लूंगा कुछ ना कुछ यार, बट मेरे पर्सनल गोल्स तो मेरे अचीव हो गए। और वो है तो प्रोफेशनल तो हो जाएगा यार। उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। अल्टीमेटली देखो तो अल्टीमेटली आप खुश अपने घर वालों के साथ, अपने लव्ड वन साथ ही रहते हो, ठीक है। वो ही आप खुश देते हैं सबसे ज्यादा। तो बस मैं तो पर्सनल लाइफ में, अगर पर्सनल लाइफ में जीत गया ना मैं, तो जीत गया भाई जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और अभी मुझे लगता है मैं जीत गया, और बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रोफेशनली तो भाई कर लेंगे, वो तो क्या, जितना काम करोगे उतना आप अच्छा कर लोगे। करेक्ट। मेहनत करना है उसमें बस, ठीक है। तो बस टचवुड, यही बात है यार, और कुछ नहीं। सर, आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? लाइक जो एक कामनेस है वो, आई थिंक वो कहीं ना कहीं से आपको वहीं से आ रही है समथिंग। तो ऐसा लगता नहीं आपको कभी गुस्सा आता होगा आपको देखने से? देखो मुझे गुस्सा आता भी है तो मैं फिर खुद ही सॉरी बोल देता हूँ। स्टूडेंट्स पे गुस्सा करता हूँ ना मैं। आज भी मैं मैराथन में किया गुस्सा बच्चों पे, मतलब बात मत करो, मेरा सॉरी यार। तो वो थोड़ा है मेरे अंदर। अब ये कामनेस क्यों आई है? ये लाइफ में बहुत ज़्यादा सीखा है, बहुत कुछ बहुत देखा है सब कुछ, तो पेशेंस आ गया है फर्स्ट चीज़। और सेकंड चीज़, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि जो भी हुआ है मेरी लाइफ में भगवान के कारण हुआ है, ये फील करता हूँ मैं सब बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और उसमें भी शिव जी को बहुत मानता हूँ मैं। तो मैं जूते पहना हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए, पता नहीं। तो भगवान को बहुत मानता हूँ मैं। तो उन और ऐसे मेडिटेशन तो अभी नहीं करता मैं, जब पढ़ाई करता था तब करता था। बट अभी मैं रोज़ मतलब हर 2-3 दिन में मंदिर जाता हूँ, 3-4 दिन 5 दिन में मंदिर जाता हूँ। घर पे मंदिर है, घर बहुत पूजा होती है हमारे, तो वो माहौल वैसा बना रहता है। भजन बहुत सुनता हूँ मैं, जब परेशान रहता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि परेशान हूँ मैं, तो मैं बहुत भजन सुनता हूँ। एक मैथिली ठाकुर करके है, अगर आप में से कोई परेशान होगा ना कभी, ऐसे माइंड में पीस नहीं ना, उसके भजन सुनेगा, मैथिली करके। यस, बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत बड़े सिंगर है। तो उसके ना भजन सुनता हूँ ना मैं, वो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है मुझे। बहुत मतलब वो मिलता है, मतलब सुकून मिलता है।
एक वो भजन है, इनर पीस में। हाँ वो भजन है कि जो राम जी का भजन है अपना, कि यार मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पता नहीं पॉडकास्ट में तो याद नहीं आ रहा है, वो वाला भजन है ना, याद करना पड़ेगा कि यार वो तू चिंता क्यों करता है, मतलब हाँ देखो बताओ। अरे यार राम भजन बहुत फेमस भजन है यार वो, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता, तो वो सुन के इतना अच्छा लगता है भाई, क्या चिंता है फिर। करेक्ट। तो मैं वो बहुत सुनता हूँ, भजन बहुत सुनता हूँ, अभी भी बहुत, कभी कभी यार लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो भजन से मुझे वो सेन रखते हैं, सुनो एकदम अच्छा लगता है। हर इंसान का सर एक सुकून पॉइंट होता है, जैसे किसी को गाने सुनने हैं, किसी को वॉक करना है, तो गाना मुझे बहुत पसंद है सुनना, बट वो जो भजन सुन लेता हूँ ना मैं, तब मेरे को ऐसा लगता है भाई कि हाँ दिमाग में एकदम ऐसा अच्छा लग गया। करेक्ट। और मेरी वाइफ जो है वो कभी भजन सुना देती है मुझे, जब परेशान तो भजन सुना देती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर। ग्रेट। अच्छा मेरा एक ये क्वेश्चन था दैट जब व्हेन यू स्टार्टेड टीचिंग, तो हमने जब वी वर रिसर्चिंग थ्रू दैट, तो बहुत सारे सेशन ऐसे थे जो 3-3 घंटे के आपने लाइव लिए थे, एंड देयर वाज इवन नो स्टूडेंट इन दैट। और आज जो सीन है, जब आप मैराथन्स कंडक्ट कर रहे हो, अलग अलग सिटीज़ में कंडक्ट कर रहे हो, ऑडिटोरियम्स आर हाउसफुल, तो वो ट्रांजिशन, हाउ इज इट दैट फीलिंग? देखो यार वो मेरा डेट याद है, 28 अप्रैल 2022, हाँ ठीक है, 28 अप्रैल 2022 और 29/4/22 दोनों दिन थे। मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास में एक बच्चा नहीं है, हाँ अब अनअकैडमी में पढ़ा रहा था मैं उस टाइम पे, तो लाइव सेशन स्टार्ट कर दिया मैंने, अब रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ ना, वो लाइव सेशन है, लाइव सेशन में बच्चा नहीं है। करेक्ट। तो मैंने बोला, मैंने पढ़ाना चालू किया, कोई बच्चा नहीं आया, तो मुझे लगा मुझे उठ जाना चाहिए क्या, बोला नहीं यार मेरा काम है ना पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा। लाइव सेशन में तो सर बहुत हिम्मत टूटती है, कोई है नहीं लाइव सेशन में, बैठा ही नहीं कोई, ऐसा लिखा होता था उसमें यस ज्वाइन, फिर नीचे आता था ये ज्वाइन वो ज्वाइन वो ज्वाइन, तो कोई आ नहीं रहा यस ज्वाइन सिर्फ, मैं बोला सिर्फ यस ज्वाइन। तो और मैं बच्चों को क्या, बच्चों को भी क्या बोलूँगा मैं, अब बच्चों को दिखता है भाई, अनअकैडमी में दिखता था कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, वहाँ लिखा था भाई ये ज्वाइन वो ज्वाइन, तो बच्चों को दिख रहा है वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो वो एम्बेरसमेंट भी हो रही है यार। तो बच्चों को बोल रहा हूँ, बच्चों को बीच में क्या बोल रहा हूँ, क्या देखो मैं लेक्चर अब लाइव ले रहा हूँ, बट आई एम मतलब बेसिकली रिकॉर्डिंग इट, ताकि किसी को बाद में हेल्प लगे तो कोई हेल्प ले ले। करेक्ट। ये बोल के मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया भाई, क्योंकि मेरे को ना छोड़ना नहीं था। 28 को किया मैंने वो, फिर मैंने 29 तारीख को भी सेम किया, तभी कोई बच्चा नहीं आया। मैंने 29 को मेरी बैच, वो मतलब एक बैच थी वो खत्म हो रही थी, तो मैंने खत्म कर दिया, वो पूरी बैच खत्म किया, लास्ट मोटिवेशन भी दिया पूरा, ठीक है। अब बोला बच्चों को भाई कोई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए एक बच्चे लेकर आ रहा हूँ जो रिकॉर्डिंग कर लेगा, एक दो बच्चे भी रिकॉर्डिंग कर लेगा, मुझे काम हो जाएगा मेरा। करेक्ट, ठीक है। तो वो मैंने किया। फिर ना मुझे ना एक बच्चे का मैसेज आया था, सी शिखर गुलाटी, मुझे नाम याद है बच्चे का। उसने मैसेज किया था, सर आपने जो बैच रिकॉर्ड की थी ना, कोई बच्चा देख नहीं रहा था, तो मैंने देखी थी, मैं क्लियर होकर सीए बन गया। तो मैंने बोला यार ये हुआ ना बात, ये हुआ ना कि भाई मैंने वो किया था भाई, वो मोटिव मेरा फुलफिल हो गया। ठीक है। तो वो मैंने भाई वो लगा तो बहुत बुरा लगा था मुझे, ठीक है। मैं बहुत 2 दिन बहुत एकदम परेशान था कि यार ऑलरेडी मैं साल भर से पढ़ा रहा हूँ, तो भी ऐसा हो रहा है कि यार बच्चे नहीं आ रहे क्लास में, तो परेशान था फ्रैंकली में। और आई हैव डन इट ऑल अलोन हमेशा से, तो कोई सपोर्ट भी नहीं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किससे बात भी नहीं कर सकता। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ जो है भी, वो बहुत सपोर्टिव थी उस टाइम पे। वो भाई मैं आपका बैक सपोर्ट थी, वो ही थी भाई, उसके कारण मैं कर पाया इतना। मैं बोलता हूँ ना, मैं पर्सनल लाइफ में जीता हूँ, उसके लिए जीता हूँ भाई, जीत गया मैं भाई, वो है मेरे पास छोड़ कर। तो उसने मुझे, मैंने बताया उसको ये बात, बहुत परेशान था मैं। वो नेक्स्ट डे नागपुर आ गया, मतलब वो अपने घर पे थी, कोविड टाइम था उस टाइम पे भी, 2022-21 कोविड था, घर पे थे। तो नेक्स्ट डे मेरे से मिलने आ गई है वो। उसने देखी मैं इतना परेशान हूँ, मिलने आ गई। फिर उसने मुझे थोड़ा सा सेन रखी, वो मुझे बार बार बोलती थी तू कर लेगा अच्छे से, तू कर लेगा, तू सब कर लेगा। वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी यार। उसको भले ही खुद भरोसा हो रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे कि होता था कि नहीं उस टाइम पे, पर मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। वो मोटिवेट करती थी कि तू कर, अच्छा कर। तो मैं उसकी बात से सुनता था यार, हाँ सही बोल रही है। फिर मैं करते गया, काम करते रहा, और मेहनत की, रुका ही नहीं। फिर मेहनत करते गया एंड यू नो द रेस्ट। आज सेशन था दिल्ली में। हाँ, हमको सेशन के 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े, क्योंकि फुल हो गया था। फुल एक टाइम था कि मैं बोल रहा हूँ आखिर तक आ जाओ बच्चों, आ जाओ, बट आज वो टाइम था, तो इट फील्स नाइस, इट फील्स गुड। यस। अब मतलब, और ये सब मतलब ऑब्वियसली एकदम एक रात में नहीं हो गया,
बहुत साल दिए इस काम को, 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ लगातार। इवन आपको पता हो, मतलब आप शायद आपने देखा नहीं देखा, मैंने शुरू 2 साल नहीं किया कुछ भी, शुरू के 2 साल देखा था मैंने सीए बनने के बाद। तो वो आई वॉच दैट रील। तो वो पूरा फेज मैंने क्लियर किया कि वो फेज बहुत डिफिकल्ट था, टेस्टिंग था यार। हाँ सीए बन गया अपन, घर में कमा नहीं रहे, घर वालों से पैसे ले रहे हैं उल्टा। करेक्ट। ठीक है, तो चुभता है वो बात, बट वो आपके एज फैक्टर पे सवाल उठने लगते हैं कि आप 25 के हो गए, कुछ नहीं कमा रहे। 25 का हो गया था मैं 23 में सीए बना था, लेट सीए बना था, साइंस वाला था, अटेम्प्ट भी लगे थे। 25 का हो गया था, 26 होने वाला था, और कुछ कमा नहीं रहा हूँ। करेक्ट। तो घर पे सब सवाल उठाते हैं, लोग पूछते हैं। मेरे दोस्त लोग तो मेरे रैंकर दोस्त थे भाई सारे। कोई वहाँ साउथ अफ्रीका में बैठा है, मेरा दोस्त है चिराग, साउथ अफ्रीका में बैठा था वो। आशुतोष मेरे बाद सीए बना, खास दोस्त मेरे, वो सीए बन के दुबई चला गया, वो बहुत बढ़िया अच्छा अर्न कर रहा है वहाँ पे। मेरे बाकी दोस्त जो रैंकर, मतलब अच्छे बहुत होशियार दोस्त थे मेरे, टचवुड बहुत होशियार थे शुरू से ही। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली भी, क्योंकि मुझे उस टाइम पर लगता था भाई सब लोग इतना कमा रहे हैं, मैं तो कमाता ही नहीं हूँ, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। फिर डिसीजन पर आउट भी होता था कि भाई सही कर रहा हूँ कि नहीं, बट नहीं, फिर खुद पर बिलीफ रखा, चलते गया, करते गया, एंड फिर कर लिया, थोड़ा बहुत अर्न कर लिया फिर। मज़ा आ गया सर। अच्छा, एज ए सीए अब मैं भी क्वालिफाई कर चुका हूँ, मेरे भी सीए फाइनल में अटेम्प्ट लगा है, एंड यू हैव आल्सो फेस्ड दैट वो अटेम्प्ट वाला साइकिल। हाँ। तो जब भी रिजल्ट आता है, आप भी आजकल एक वीडियो आता है आपका, दैट कर लेंगे, सब कर लेंगे, बट व्हेन आई वाज इन दैट फेज, खुद को ये बताना कि मैं वापस से कर लूँगा, बिकॉज आई हैव गिवन माई लेवल बेस्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। उसके बाद जब इंसान यू नो द लेवल, वो जो एक मतलब आप खुद से नजरें नहीं मिला सकते हो, तो उन बच्चों के लिए, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज बी द केस कि अगर 100 बच्चे सीए दे रहे हैं तो 10 ही विल क्वालिफाई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। व्हाट अबाउट दैट 90% जिन्होंने अपना पूरा दिया था? सो देखो, मैं ना लाइफ में बहुत फेल हुआ हूँ, ठीक है, और अभी भी होता हूँ, अभी भी रोज हम लोग यार वीडियो बनाते हैं और पढ़ाते हैं। वो एक फील्ड है जिसमें रोज कहीं ना कहीं फेलियर आता है, हर प्रोफेशनल फेलियर भी होता है भाई, एकेडमिक फेलियर नहीं होता है। तो वो फेलियर होता है, कभी बच्चे को पसंद नहीं आया, फिर मुझे पसंद नहीं आया, कुछ भी चीज़ें होती है, ठीक है। कभी वीडियोस रिकॉर्ड हुआ, 4 घंटे का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ये सब भी होता है। तो फेलियर की बात करते हैं अगर, तो मैं लाइफ में बहुत फेल हुआ हूँ। प्रोफेशनली तो रोज होता ही हूँ, ठीक है, बट एकेडमिकली भी बहुत फेल हुआ हूँ मैं। मतलब मैं सीपीटी दिया, पास हो गया, बट उसके पहले 12th के पूरे एग्जाम्स फेल हुआ था मैं साइंस में। फिर मैं सीए आईपीसीसी में फेल हो गया इंटर में। फिर सीएस एग्जीक्यूटिव दिया, वो फेल हो गया, बाद में पास भी हुआ। फिर मैं मतलब मैंने ये दिया, क्या बोलते हैं, सीए फाइनल भी फेल हो गया। सीएस फाइनल दिया, वो फेल हो गया। तो मैं बहुत फेल हुआ लाइफ में, राइट। और मैंने सब फेलियर से एक बात सीखी है कि मैंने ना जो पहले गलती की थी वो रिपीट नहीं किया। बस मैं हर बार ना फेलियर के बाद खुद को एनालाइज करता था कि मैंने क्या गलती की। गलती को पकड़ो, लिखो और उससे आगे बढ़ जाओ। आई यूज्ड टू जर्नल लॉट, मैं जर्नल लिखता था। जर्नल क्या होता है, हाँ, जर्नल क्या होता है कि आप दिन भर में क्या सीखे, आपका नेक्स्ट 2 दिन का गोल, नेक्स्ट डे का गोल, नेक्स्ट 7 डेज का गोल, नेक्स्ट 30 डेज का गोल क्या है, नेक्स्ट 6 मंथ्स गोल क्या है, वो मैं लिखता था रोज। जब भी फेल हुआ ना मैंने क्या किया है, मैंने जर्नल लिखी बैठ के। अभी भी लाइफ में कभी क्लूलेस होता हूँ तो जर्नल लिखने बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो लिखता था भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। एंड आपको अंदर से सबको पता है आप क्या गलती कर रहे हो। पहला चीज़ फेलियर को टैकल करने का ये है कि आप क्या करो, आप एनालाइज करो आप क्या गलती कर रहे हो, एंड मेक श्योर करो कि आप वो रिपीट ना करो। फर्स्ट थिंग है। सेकेंड थिंग, फेलियर यार मैंने बहुत वीडियोस भी देखे, मोटिवेशनल वीडियोस, सब में क्या बोलते हैं लोग, और वो सही बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग लाइफ में इतने बार फेल हुए हैं, फिर कुछ अच्छा कर लिए ना, तो आप भी बड़े लोग किस जैसे ही हो। आप फेल हो रहे हो अभी क्योंकि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, ठीक है। मैं तो सोचता था ये बात कि भाई मैं तो फेल हो रहा हूँ बहुत, मैं बड़ा करूँगा कुछ, और अभी यार मैं फेलियर हूँ, बहुत बड़ा फेलियर हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। टू ऐड ऑन, जैसे पंकज त्रिपाठी, अगर आपने एक पॉडकास्ट देखा हो, हाँ, बोला था वो ट्रैक्टर वाली बात कि अगर वो ट्रैक्टर आ जाता उस दिन तो वो शायद आज पंकज त्रिपाठी नहीं होते। तो वो बाद में जाके जब डॉट कनेक्ट होता है ना, हाँ, और ये मेरे साथ हुआ है। मैं जब फेल हुआ ना तो, और मैंने ना अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सीखा फेलियर से ही है। मैं इंटर में जब फेल हुआ था ना, मैं लाइफ में उस दिन सीरियस हो गया। मैं लाइफ में सीरियस हो गया भाई कि मुझे अब फेल अगली बार नहीं होना है। मैं ये लाइन उस टाइम मैंने लिखा था, वर्क सो हार्ड दैट द फेलियर फेल्स टू फेल यू, राइट। तो भाई कि अब भाई फेल नहीं होना है, इतने मेहनत करना है। तो मैंने बस फेलियर से ये सीखी भाई जिंदगी मेहनत करना पड़ेगा, एंड जब फेल होते हो ना आप तो कोई आपका नहीं होता। द पाथ टू सक्सेस इज ऑफन अ लोनली वन, राइट, ठीक है। तुमको अकेले जाना पड़ेगा, तुम्हारे दोस्त 2 दिन आएंगे सहानुभूति देंगे, बट फिर वो चले जाएंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे, पास होता अपनी जिंदगी जिएंगे, जॉब करेंगे, आगे आर्ट के सब करेंगे, तुम्हारे पास थोड़ी बैठे रहेंगे।
तो जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तब मैं फिर ऐसा हो गया था, मुझे किसी को टाइम नहीं देना है, मुझे पूरा टाइम खुद के साथ देना है, सिर्फ खुद को देना है। एंड ये फेल हुए ना, सीएस एग्जाम में फेल हुआ आपके पास 3-4 महीने फिर से खुद को पूरा टाइम देने के लिए। तो ये मैं जो फेल हुआ ना, मैं हर बार मैंने खुद के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, खुद को बहुत समझा उस टाइम पे। और मैं आपको बता दूं ये बात, अगर आप लाइफ में भी फेल हो रहे हो ना, मैंने शुरू में बहुत फेलियर पॉडकास्ट किए, पॉडकास्ट नहीं, सेमिनार्स की फेलियर्स पे। जब तुम फेल हो रहे हो ना लाइफ में, तो वो तुम्हारा भाई अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ, जो लाइफ में होता है अच्छे के लिए होता है। और ये तुम तब समझ नहीं पाओगे, तुम समझोगे कब पता है, जब बहुत बाद में जाके डॉट्स कनेक्ट होगी। अब मैं सीए फाइनल में फेल हुआ, मैंने डीडी बहुत बार पढ़ा, मैंने 4-5 बार और पढ़ लिया, मेरा इंटरेस्ट और जा गया उसमें, मैं सब्जेक्ट में और डीप चला गया, और डीप गया, इसीलिए मैं आज डीप पढ़ा रहा हूँ। राइट। मैं शायद फेल नहीं होता तो मैं पहले अटेम्प्ट में सीए बनता, मैं सिंगर बनने चले जाता, तब तो जॉब लग जाती मेरी तुरंत। और कोविड आता ही नहीं, कोविड बाद में आता तो मैं जॉब कर रहा होता कंटिन्यू, और शायद टीचिंग में आ ही नहीं पाता। तो मैं फेल हुआ, तो मेरा अटेम्प्ट लेट हुआ तो कोविड आया तो मैं फिर सिंगिंग में जाके टीचिंग में आ गया और टीचर बन गया, और फिर थोड़ा बहुत मैं कर पा रहा हूँ जो कर पा रहा हूँ जिंदगी में। ठीक है, बहुत अच्छा कर पा रहे हो। हाँ, तो वो अब मैं फेल नहीं होता तो नहीं होता वो बात, मैं एक भी फेल नहीं होता पूरे आईपीसीसी, एग्जीक्यूटिव फाइनल, सीए फाइनल, सीएस फाइनल, अगर उसमें से एक भी बार में जल्दी पास हो जाता तो मैं शायद ये नहीं कर रहा होता। एक्जैक्टली। और मैं शायद यहाँ पॉडकास्ट में बैठा नहीं होता। ठीक है, तो भाई इफ यू कनेक्ट द डॉट्स लेटर ना, यू विल अंडरस्टैंड। तो अभी जहां पे भी हो आप, ऐसा नहीं बोला फेल होते जाओ भाई आगे, बट जहां पे भी हो एंड को सीखो और फिर रिवाइव करो खुद को। और ये बात समझ लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है लाइफ में, सब कुछ अच्छे के लिए हुआ है। अगर आपका अच्छा नहीं ना उसमें, किसी और का अच्छा है, पर अच्छा जरूर है। क्या बात है। और अच्छे के लिए होगा जो होगा, और बाद में यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड यू विल थैंक मी लेटर कि हाँ भाई सही बोले थे आपने सर, कि अभी मैं जो कर रहा हूँ लाइफ में अच्छा में फेल हो गया, मेरे साथ ये हो रहा है। ग्रेट, डन। हाँ, अब आप आए और ऐसा तो हो ही नहीं सकता गाने ना हो। अरे यार गाना पड़ेगा क्या? मैं हम दोनों भी आपके साथ ट्यून करेंगे, आपको ऐड ऑन करेंगे। आप बताओ कौन सा गाए? बताओ, तुम्हारा कॉपीराइट आ जाएगा। मैं गाता तो कॉपीराइट आ जाता है। अच्छा। बताओ कौन सा गाना सुनना है, बताओ, तुम बताओ। मुझे पता नहीं पॉडकास्ट कैसा जा रहा है भाई, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये पॉडकास्ट सीन, तो आई डोंट नो। मजा आ रहा है ना आपको? ये बताओ। मेरे को मजा आ रहा है बात करने, भाई बात करना ही पसंद है अपने को, तो बात करने पर बैठ के बस ये आई एम कीपिंग इट वेरी कैंडिड, जो मेरे मन में ना सब बोल दे रहा हूँ सब। Cheers. और इनने बताया नहीं क्वेश्चन मुझे ना, अभी बता रहा है सब, तो मैं सब अनफिल्टर्ड है भाई। हाँ अनफिल्टर्ड एकदम, भाई जो आ रहा है बोल दे रहा हूँ। हाँ सर, एक गाना और एक भजन। एक गाना एक भजन? हाँ। अच्छा। गाना तो चाहिए आपका, गाना चाहिए। गाना आपने वो सेमिनार में एक रील में गाया था ना, वो कौन सा था? कच्चा खड़ा। आजा। अभी गा के आया हूँ मैं। आजा। ठीक है, कच्चा खड़ा। तो देखो मैं ये गाना बहुत रिलेट करता हूँ इससे। हाँ। और वो रील में मैंने डाला हुआ था। हाँ। कि यार बहुत लोग हंसे हैं मुझ पे, और मैं बहुत नादानियाँ बहुत देखा है मैंने ज़िंदगी में, बहुत नादानियाँ की है, बहुत ऐसे नाकामियाँ देखी ज़िंदगी में, बट उससे मैं आगे बढ़ूंगा। खड़ा होऊंगा, आगे बढ़ूंगा। तो एक गाना है, मैं अभी गा के आया हूँ, मैं हर सेमिनार वगैरह में गाते रहता हूँ, बच्चों को बहुत पसंद है मेरे साथ। तो ये जो हंस रही है दुनिया, मेरी नादानियों पे ताने कस रही है दुनिया, मेरी नाकामियों पे पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली, मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा, ये साले शर्माएंगे, हमारे अपने हो कह के ये बाहें गरमाएंगे, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ। वाह, अच्छा। ये इट वाज फीलिंग लाइक ये लिरिक्स बहुत आप हाँ कनेक्ट करती मुझसे, मेरे साथ रिलेट करती बहुत, मैं रिलेट करता हूँ इनसे। और एक भजन है जो मैं बहुत सुनता हूँ आजकल। अच्छा ठीक है, वो मैथिली गाती है भजन, गाइए। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो,
चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। ठीक है, रियली सिंगिंग कब कंटिन्यू कर रहे हो ये बताओ आप? बस चालू है यार, करूँगा थोड़ा ऐसे करते रहूँगा बस। बहुत मजा आया सर आपसे मिलके, थैंक यू इतना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। मैं तो नहीं है बट पॉडकास्ट एंड करना पड़ेगा बिकॉज ही नीड्स टू लीव फॉर गुरुग्राम। सर आपको मजा आया? बहुत मजा आया बात करके यार, मतलब मुझे पता नहीं पॉडकास्ट जाना कैसे वाला है, मतलब वीडियोस मतलब बच्चों को पसंद रॉ पॉडकास्ट है गाइस, काफी रॉ है, बट मुझे बहुत मजा आया बात करके। एंड क्या होता है, बात करना पसंद है हमको, तो अच्छा लगा। और आपने बहुत अच्छे से होस्ट किया, थैंक यू सो मच उसके लिए, बहुत अच्छे से वेलकम किया मेरा। तो बोलो सर 70% ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं करते, कंटेंट देख के चले जाते हैं। नहीं बोलो अनफिल्टर्ड बाय नमन को, अनफिल्टर्ड बाय नमन को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, जो भी करना है कर लो, मुझे नहीं पता क्या करोगे, बस वो रेड बटन दब जाना चाहिए बस कर दो सब्सक्राइब यार, है ना। और जाते जाते भाई जितने लोग ये देख रहे हैं अनफिल्टर्ड बाय नमन के जितने भी सब्सक्राइबर्स है, क्या वो सब कर लेंगे? सब कर लेंगे, सब कर लेंगे, सब तो मैं ऐसा बोलता हूँ हमेशा, तो आप लोग भी जस्ट लाइफ में कुछ नहीं होता है, सब बोल रहे हैं खुद को, सब कर लूंगा मैं, सब कर लूंगी मैं, सब कर लेंगे, सब हो जाता है भाई। वो मैनिफेस्टेशन ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्ड तो करता है, सब कर लेंगे सब, है ना। हैशटैग सब कर लेंगे चलो बाय।